स्वेज कैनाल का महत्व क्या है? What is the importance of Suez Canal? दोस्तों, आप सभी ने अपनी किताबों में या कहीं ना कहीं कैनाल यानी कि नहरों के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे भारत में भी कई बड़ी बड़ी नहरें हैं और बहुत सी नहरें तो ऐसी भी हैं जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं, और इन्हीं में से एक है सुएज नहर, जो आज न केवल भारत के लिए बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी व्यापार के लिए एक अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल इस नहर का उपयोग मुख्यतः आयात निर्यात के लिए ही किया जाता है। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 162 किलोमीटर के आसपास है और साथ ही ये तकरीबन 60 मीटर चौड़ी और 16.5 किलोमीटर तक गहरी है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सुएज कैनाल और इसके महत्व के बारे में जानने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कितने पुराने समय से चला आ रहा है, और इन दोनों के बीच लगभग 85% व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। यूरोप के देशों को एशिया के देशों के साथ व्यापार के लिए अफ्रीका के नीचे से होकर समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है और काफी ज्यादा लंबा रास्ता भी तय करना पड़ता है। यानी कि सफर कई महीनों तक लंबा हो जाता था और यातायात का खर्च भी काफी ज्यादा हो जाता था। इसलिए उनके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया था जो इस विशाल रास्ते से काफी ज्यादा छोटा हो। तब सुएज नहर का प्रारंभ होता है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए यह काम सबसे पहले 19वीं सदी में शुरू हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करें कि आखिर सुएज नहर को बनाने का विचार किसका था। तो आपको जानकारी दे दें कि सुएज नहर के बारे में सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा था, लेकिन उनके बाद सन 1798 में मिस्र पर हमले के बाद नेपोलियन ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का सपना देखा, और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने वहां एक सर्वेयर की एक टीम भेजी थी। लेकिन उनकी गलत कैलकुलेशन की वजह से नेपोलियन ने इस पर काम नहीं किया और उनका सपना उनके लिए एक सपना ही रह गया। लेकिन इसके दशकों बाद सन 1854 में फ्रांस के एक राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज नहर की योजना बनानी शुरू की, और लेसेप्स ने फ्रेंच सरकार से इसके लिए मदद मांगी, और फिर मिस्र ने ऑटोमन साम्राज्य के वायसरॉय के सामने इस बात का प्रस्ताव रखा और उनसे इजाजत मांगी, जिसके लिए वायसरॉय ने उन्हें इजाजत दे दी। जिसके बाद सन 1859 में उन्होंने सुएज नहर कंपनी का निर्माण किया। सुएज नहर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये नहर कोई 2 या 4 किलोमीटर लंबी नहर नहीं थी, बल्कि 162 किलोमीटर लंबी नहर थी। और इसके चलते ही मिस्र की सरकार ने अपने गरीब मजदूरों को कम मजदूरी और हिंसा का डर दिखाकर जबरन काम करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त लाखों मजदूरों को इस प्रोजेक्ट में लगाया गया था और उन्हें ठीक समय पर ना खाना दिया गया और ना ही पानी, जिसके कारण बहुत से मजदूरों की तो नहर को बनाते समय ही मौत हो गई। पर कभी आम जनता ना भड़क जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हजारों मजदूरों की मौत कॉलेरा जैसी बीमारियों की वजह से हुई है। उन्होंने सबसे पहले नील नदी और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ उसका नामो निशान तक नहीं बचा। लेकिन फिर अंत में उन्हें पूरी नहर का निर्माण करना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन सरकार को इस बात की जरा सी खबर हुई कि सुएज नहर का काम चालू हो गया है, उन्होंने तत्काल इसका खुला विरोध करना शुरू कर दिया। पर इसका विरोध फ्रांस से दुश्मनी निकालना नहीं था, बल्कि जिस रास्ते से अफ्रीका के नीचे से होकर समुद्र के रास्ते यूरोप और एशिया में यातायात होता था, वो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि उस रास्ते पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल था। और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर सुएज नहर बन गई तो उनका भारत की सत्ता पर बैठना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अपने विरोध के साथ साथ ब्रिटेन ने नहर के बारे में कई सारी गलत खबरें फैलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहर को बनाने का खर्च बहुत ज्यादा होगा और इसके टोल टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि इसके लिए काफी नहीं होगी। और तो और ये इतनी लंबी नहर है कि ना चाहते हुए भी इसकी संकीर्णता कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक खबर आग की तरह फैल गई कि दोनों समुद्रों का जल स्तर अलग अलग है, और अगर इसके बीच कैनाल बनती है तो उसमें ब्लॉक चेम्बर्स बनाने पड़ेंगे। और इसी गलत फहमी के चलते इस काम को करीब अगले 50 सालों तक रोक दिया गया। लेकिन 50 सालों बाद जैसे ही यह गलत फहमी सबके सामने आई, वैसे ही इसका काम वापस से शुरू हो गया। इस नहर के पीछे का इतिहास देखें तो वो भी कुछ कम नहीं है। इस नहर के पीछे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 लड़ाइयां हो चुकी हैं, पर शुरुआत में यह नहर इतनी ज्यादा गहरी नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते इसमें आने वाली कई जहाज इसमें अटक जाते थे और कई तो आज भी अटक जाते हैं। दोस्तों, नहर को बनाने का खर्च उनके लगाए हुए अनुमान से काफी ज्यादा हो गया,
साथ ही आपको बता दें कि स्वेज नहर की शुरुआती समय में ज्यादातर जहाज समुद्री रास्ता ही पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये नई नई जो बनी थी। जब जहाजों का सफर स्वेज नहर से कम हो रहा था, तब टोल टैक्स के रूप में आने वाली राशि भी कम थी, जिसके चलते शुरुआत में इन्हें थोड़ा बहुत घाटा उठाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे अन्य जहाजों को भी रास्ता भाने लगा, और जहां उस समुद्री रास्ते से यातायात में महीनों का समय लगता था, वो इस कैनाल के चलते हफ्तों में बदल गया, जिसके तहत व्यापार में और ज्यादा आसानी हो गई, और इसके साथ ही कई गुना ज्यादा तक व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली। पर इस नए रास्ते के कारण अफ्रीका के व्यापारियों के लिए ये एक संकट की बात हो गई, और स्वेज नहर ने उनके धंधे को लगभग पूरी तरह से चौपट कर दिया। लेकिन इसका असर इजिप्ट की सरकार पर भी पड़ा, और उन्हें स्वेज नहर के कंस्ट्रक्शन के दौरान लिए हुए कर्जे को चुकाने के लिए नहर बनाने में अपना 44% का हिस्सा बेचना पड़ गया, और ब्रिटेन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे खरीद लिया। परंतु अब ये नहर पूरी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में थी, जिसके चलते इस रास्ते का व्यापार और ज्यादा बढ़ गया। अगर एक बड़े पैमाने पर देखा जाए तो स्वेज नहर 1956 से ही एक ऐसे संकट का केंद्र बिंदु बनी रही है, जिसकी वजह से मिस्र पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला हो चुका है। 1956 में मिस्र के करिश्माई राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, लेकिन स्वेज नहर कंपनी में ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश और फ्रांस सरकार का था। ऐसे में नासिर के राष्ट्रीयकरण कदम से दोनों देशों में बवाल मच गया था। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने गमाल अब्दुल नासिर को हटाने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया था। हालांकि अमेरिका और उस समय नए नए बने संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। परंतु इस संकट का असर ये हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी ईडन को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने किसी देश में पीस कीपिंग सेना भेजी थी, और 1957 में स्वेज संकट खत्म होने के बाद नहर को मिस्र के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में 99 साल की संधि की थी, जिसके खत्म होते ही मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ब्रिटेन और फ्रांस के ना चाहते हुए स्वेज नहर मिस्र के हाथों में आ गई, और आज भी यह नहर मिस्र के नियंत्रण में ही है। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया, और इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई, और आज इससे अनेक देशों जैसे पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है, और व्यापार बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्वेज नहर जलमार्ग में जलयान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चलते हैं, क्योंकि तेज गति से चलने पर नहर के किनारे टूटने का भय बना रहता है। इस नहर को पार करने में लगभग 12 घंटों का समय लगता है, और इस नहर से एक साथ 2 जलयान पार नहीं हो सकते, किंतु जब एक जलयान निकलता है तो दूसरे जलयान को गोदी में बांध दिया जाता है। इस प्रकार इस नहर से होकर एक दिन में अधिकतम 24 जलयानों का ही आवागमन हो सकता है। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दोगुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 धन लगा है, जो दिखाता है कि ये नहर व्यापार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।